अब हम लोग रिस्पायरेशन में ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सबसे पहले शुरू होता है एल्वियोलाई से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर जो है एल्वियोलाई तक पहुंच चुका है। ठीक, तो इसे इंस्पायर्ड एयर बोल सकते हैं, इंस्पायर्ड एयर। और इंस्पायर्ड एयर जो है यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे, यानी CO2 पहुँच जाएंगे और O2 पहुँच जाएंगे, तो अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो फिर O2 इस ब्लड वेसल्स में, ब्लड में आएगा। ठीक, और फिर इस ब्लड के थ्रू कैरी होगा, इस वेन, इसका नाम वेन है, पल्मोनरी वेन, और वेन के थ्रू फिर आएगा हार्ट में। ठीक, हार्ट के इस चैम्बर से फिर आपको इसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, ये तो आप जानते हैं कि पल्मोनरी वेन आर्टरी के अपोजिट काम करता है, उसी तरह पल्मोनरी आर्टरी जो है, वेन जो है, वेन आर्टरी जो है, सॉरी वेन जो है इसके अपोजिट काम करता है। ये आर्टरी हो गया और ये आपका क्या हो गया, वेन हो गया। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू कैरी होगा, आर्टरी के थ्रू कैरी होगा, और जहाँ तक पहुँचना है जिस सेल, जिस टिश्यू तक, उसके वहाँ पे फिर ब्रेक डाउन होकर फिर इसमें CO2 आ जाएगा, फिर इस CO2 वेन के थ्रू कैरी होकर के फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एल्वियोलाई तक जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन जो है फिर हार्ट तक आएगा। ठीक, इस तरह होता है। ठीक, तो उसमें सबसे पहले ये जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, दो बात आप देख रहे हैं। एक बार यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक, एक बार यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, यानी सेल या टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच, यहाँ एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच। ठीक, यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन जो है आ रहा है ब्लड में, और फिर CO2 ब्लड से आपको जा रहा है एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से चल जाएगा, नोस्ट्रिल से बाहर चल जाएगा। उसी तरह जब यहाँ ब्लड से फिर टिश्यू में आ रहा है ऑक्सीजन, फिर CO2 टिश्यू से ब्लड में जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और आप जानते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल और गैसेज थ्रू जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब हो गया, जहाँ जिस चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है कोई भी पार्टिकल। ठीक, तो जैसे आप चना को या किशमिश को फूलने के लिए डालते हैं पानी में, तो क्या होता है, आप बाहर उस कटोरा में पानी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस छुहारा, उस किशमिश और उस चना में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से उसके सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होके इन अंदर जाएगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ हो गया। ठीक, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गया। उसी तरह यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का काम होता है। ठीक, और पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होता है, पार्शियल प्रेशर, इसको PP भी लिख सकते हैं। ठीक, और पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होता है वो mmHg होता है। ठीक, तो बार बार mmHg नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार समझिए कि mmHg होता है यूनिट पार्शियल प्रेशर का। तो यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो नॉस्ट्रिल से होके लंग्स में यानी एल्वियोलाई में जो आया है, उसमें वहाँ पे CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 0.3 है, 0.3 है, और O2 का जो कंसंट्रेशन है वो है 159। तो यहाँ पे देख रहे हैं O2 का कंसंट्रेशन 159 है। ठीक, और जैसे ही 159 है, और यहाँ देखिए पल्मोनरी अब आर्टरी की बात करें तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो देखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर अगर CO2 की बात करें तो इसका इस CO2 का 45 है और O2 का आपको 40 है। अब यहाँ देखिए, ये CO2 का जो प्रेशर है 45 है यहाँ पे, और यहाँ जो आया है ऑक्सीजन और CO2, वहाँ पे देखिए O2 का कितना है 159 है, तो बाहर 159 या अंदर 40। ठीक, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स, क्योंकि ज़्यादा है, हायर से लोअर किया जाएगा। और CO2 का देखिए यहाँ पे अगर CO2 की बात करें
तो अंदर में CO2 यहाँ 45 है, ठीक, और यहाँ पे CO2 कितना है 0.3 है। अब देखिए CO2 किधर किधर मूव करेगा, ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगा 45 से उधर। तो इस तरह से क्या होता है, O2 अंदर आते हैं और CO2 बाहर जाते हैं, ठीक, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। अब जैसे यहाँ O2 आ गया अंदर, ठीक, अब O2 आ गया तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का कितना बदल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो बदल जाएंगे, ठीक। O2 का जो है 95 हो जाएगा और CO2 का 40 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं 95 mmHg 40 mmHg, ठीक। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर बदल गया। पल्मोनरी वेन में कितना हो गया, O2 का पार्शियल प्रेशर 95 हो गया और CO2 कितना हो गया 40। फिर यहाँ पे हार्ट में आया, फिर हार्ट से पंप हो गया, फिर आर्टरी में गया, ठीक। अब आर्टरी का भी उतना ही होगा, समझ रहे हैं, जितना वेन का है, यानी वही ब्लड तो आ रहा है। फिर जैसे ही फिर यहाँ आया, अब यहाँ ब्लड बॉडी टिश्यू है, ये क्या है, बॉडी टिश्यू है, ठीक। अब इस बॉडी टिश्यू में जो CO2 और O2 जो है इसका पार्शियल प्रेशर अलग होता है। CO2 का 45 होगा और O2 का 40 होगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये जो ब्लड आ रहा है वेन आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वेन से फिर आर्टरी के थ्रू, तो यहाँ पे O2 का कितना है, देख रहे हैं 95 है। तो यहाँ पे O2 का 95 है और इस टिश्यू में O2 का कितना है 40 है। तो जाहिर सा बात है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा, यानी 95 से टिश्यू में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहीं पे O2 का कितना है 40 है और यहाँ पे CO2 का कितना है 45 है। अब देखिए 45 से 40 की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो फिर ब्रेकडाउन के बाद CO2 कहाँ जाएगा, वेन में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही वेन में आएगा तो वेन का फिर वही हो गया, देखिए 40 और ये 45 CO2 का। और फिर बदल गया वेन में क्या बदल गया, पार्शियल प्रेशर CO2 और O2 का, CO2 का कितना हो गया 45 हो गया और O2 का कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, क्योंकि यही ब्लड तो फिर आर्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है। और फिर जैसे ही गया यहाँ पे एल्वियोलाई में, ठीक। अब एल्वियोलाई में फिर पार्शियल प्रेशर CO2 और A2 का बदल गया, देखिए पार्शियल प्रेशर CO2 का हो गया 40 mmHg और O2 का हो गया 104। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर बदलता रहता है और डिफ्यूजन होता रहता है और O2 का यूटिलाइजेशन होता रहता है, ब्रेकडाउन होता रहता है, फिर बदलता रहता है, फिर ये कैरी होता रहेगा। इस तरह से कैरी होता है। और अगर कैरी की बात करें तो O2 जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करें तो O2 जो है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। 97% RBC के थ्रू होगा कैरी ट्रांसपोर्ट किसका, O2 का, और बाकी बचे 3% वो प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है। और प्लाज्मा और RBC दोनों ब्लड का ही पार्ट है। और अगर ट्रांसपोर्ट बात करें CO2 का, तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है 20 to 25% RBC के थ्रू और 70% होता है बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। और जो बच गए 7% वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि CO2 किसके थ्रू कैरी होता है, तो 3 चीज़ के थ्रू कैरी होता है। एक RBC बाइकार्बोनेट आयन, फिर प्लाज्मा। RBC के थ्रू 20 to 25% CO2 कैरी होता है, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू 70%, प्लाज्मा के थ्रू 7%। और O2 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द O2 RBC 97% RBC के थ्रू और 3% किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है, ठीक। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। अब एक एक करके फिर इसको डिटेल में देखते हैं कि O2 का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करें, यानी O2 किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ज़्यादातर 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू। यानी O2 जब हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, और इसमें जो है 1 हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होता है कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ बाइंड कर सके। ठीक, यानी 4 O2 का मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन से बाइंड हो सकता है। ठीक है, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में क्या क्या फैक्टर्स है उसकी बात करें तो फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो उसमें पहला फैक्टर है कि हाई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रहेगा। ठीक, और जाहिर सा बात है, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा, तभी तो O2 जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से इसमें हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में कितना था 40 O2 का कितना था, आर्टरी में 40 था O2 का, और CO2 का कितना था 45 था। अब यहाँ देखिए यहाँ एयर में CO2 का O2 का कितना है 159। देखिए कितना ज़्यादा है O2 का, और CO2 का देखिए कितना है 0.3 है। तो ये कारण है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर बनता है। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है H+ कंसनट्रेशन कम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आयन जो है बाइकार्बोनेट आयन HCO3- वो किसको कैरी करता है ज़्यादातर, वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और जैसे ही HCO3- का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो CO2 कैरी होने लगेगा। इसीलिए H+ का कंसनट्रेशन कम होना चाहिए, लेसर H+ कंसनट्रेशन। ठीक, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, लो टेम्परेचर। ठीक, ये तो हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जब बाइंड किया यहाँ पे ब्लड से, तब के ये 4 फैक्टर इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही ऑक्सीजन जब पहुँच गया टिश्यू तक तो फिर दोनों अलग होगा, तब तो जाएगा टिश्यू में ऑक्सीजन। जब अलग नहीं होगा, यानी डिसोसिएशन नहीं होगा ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का, तो फिर ऑक्सीजन कैसे आएगा टिश्यू में, इसीलिए अलग होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, उसके लिए यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या ऐसे बोल सकते हैं कि माने सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो उसमें क्या क्या फैक्टर है, उसमें इसके अपोजिट हो जाएंगे फैक्टर, तो डिसोसिएट हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो अपोजिट करते जाइए, लो PO2 होना चाहिए, हाई PCO2 होना चाहिए, हाई इसके अपोजिट जस्ट H+ कंसंट्रेशन, और हाई टेम्परेचर। ठीक, ये तो हो गया कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा एल्वियोलाई तक। तो इसी में ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करेगा तो क्या कहलाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक, और इसमें जब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब बनेगा, ठीक, तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए। यहाँ पे टिश्यू से जब जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स यानी वेन में, तो क्या क्या फैक्टर होंगे। सबसे पहला फैक्टर कि हाई प्रेशर ऑफ
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा जब बाइंडिंग होगा, ठीक। और जब डिसोसिएशन होगा यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा हीमोग्लोबिन से, तब तो जाएगा फिर एल्वियोलाई में। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे डिसोसिएशन के लिए? इसका अपोजिट हो जाएगा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक। और इसमें दो चीज़ बात करें, एक नॉर्मल आप NCERT में डेटा है वो याद रखिए कि 100 ml ब्लड जो है वो कैरी कर सकता है 5 ml O2 और वो कैरी कर सकता है 4 ml CO2, ठीक। यानी O2 ज़्यादा कैरी कर सकता है और 100 ml 5 ml O2 को कैरी कर सकता है और 100 ml 4 ml CO2 को कैरी कर सकता है। क्योंकि CO2 कैरी होता है किसके थ्रू? ज़्यादातर आप समझ चुके हैं, वो ज़्यादातर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 कैरी होता है। CO2 बहुत ही कम 20 से 25% ही कैरी होता है हीमोग्लोबिन से, ठीक। इसी कारण CO2 कम कैरी होगा और O2 ज़्यादा कैरी होगा, ठीक। और ये सारा रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है? और सारा रेगुलेट हो रहा है माइंड से। तो माइंड के कौन से पार्ट से रेगुलेट होगा? तो सब रेगुलेशन बाय, सबसे पहला पार्ट है मेडुला रीजन, और उस मेडुला रीजन को रेस्पिरेटरी रिदम भी बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रिदम। और दूसरा पार्ट है ब्रेन का पोन्स रीजन, और उस पोन्स रीजन को न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोला जाता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ट्रांसपोर्ट था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी की, डिफिशियंसी डिजीज यानी ऑक्सीजन और इससे रिलेटेड डिजीज़, जैसे एल्वियोलाई कभी कभी रैप्चर हो जाते हैं स्मोकिंग करने से, तो सरफेस एरिया घट गया तो सांस लेने में तकलीफ होगी, फिर तरह तरह के डिजीज होंगे, वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग डिसऑर्डर की बात करें इससे रिलेटेड, तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो आप भी सुने होंगे, नाम जानते भी हैं, अस्थमा, ठीक। अस्थमा कैसे होता है? जब ब्रोंकियोल्स फूल जाते हैं, यहाँ पे एल्वियोलाई और लंग्स में जो ये ब्रोंकियोल्स है वो फूल जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, तब क्या होंगे? एस्थमा होंगे। दूसरा बात करें इम्फाइसीमा की, तो इम्फाइसीमा में क्या होता है? डैमेज हो जाते हैं एल्वियोलर, डैमेज ऑफ एल्वियोलाई, और किसके कारण होते हैं? स्मोकिंग के कारण, ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक। और तीसरे डिजीज की बात करें, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और ये कैसे होता है? इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे जहाँ पे स्टोन टूट रहे हैं हमेशा 365 दिन, और वहाँ आप लेबर के रूप में जब काम करेंगे तो वहाँ पे जो है डस्ट पार्टिकल अंदर जाएगा तो लंग्स डैमेज होंगे, तो इससे बोला जाता है। और ये किस ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन में ऐसा देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक। जिसके कारण क्या हो सकते हैं? कैन डैमेज लंग्स, ठीक। तो ये आपका रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन बनाते रहिए NCERT पढ़ने के बाद।
मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन बनाइए ज़रूर। जब एक बार आप पढ़ लें कोई भी चैप्टर तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बना लें, ताकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा दिन तक और ये मेमोरी रहे। कोई भी चीज़ एक बार आप जब उसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं किसी भी चैप्टर के, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। इसीलिए कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस ज़रूर करें।